So the today topic is deadlock avoidance. Deadlock avoidance is one of the method of deadlock handling. Deadlock handle करने की एक मेथड है deadlock avoidance. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, define the algorithms used for deadlock avoidance. Deadlock avoidance करने के लिए कौन से algorithms के यूज़ किया जाता है. डिस्कस द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस विथ एग्जांपल. जैसे मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. नंबर 1 रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम एंड सेकंड वन इज़ द बैंकर एल्गोरिदम्स. तो ऐसे दो एल्गोरिदम्स रहते हैं, तो दोनों के ऊपर आपको सेपरेटली या कॉमनली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन रह सकता है कि डिफाइन अ बैंकर्स एल्गोरिदम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस विथ एग्जांपल. तो आपको दोनों एल्गोरिदम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विथ एग्जांपल्स पूछे जाएंगे और विथ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम्स फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. डेडलॉक अवॉइडेंस के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं. डेडलॉक एल्गोरिदम्स इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर डेडलॉक. सबसे पहले इसका काम क्या है कि सिस्टम विल नेवर डेडलॉक. आपके सिस्टम में डेडलॉक फॉर्म नहीं होना चाहिए. ये इसका सबसे बड़ा मेजर फंक्शनैलिटी है इस एल्गोरिदम्स की. द आइडिया बिहाइंड दैट, उसके पीछे वो क्या आइडिया करेंगे. whenever the process requests a resource that is currently available, the system must decide whether the resource can be allocated immediately or whether the process must wait. तो what is the idea behind that algorithm. ये algorithm बनाने के पीछे आइडिया क्या है कि if the resources are available in your system, अगर आपके सिस्टम में वो resources available है, freely available है, then algorithm decides कि जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है उसको वो रिसोर्सेस अलोकेट करना है दैट टाइम, उस टाइम पे उसको वो रिसोर्स अलोकेट करना है या उस प्रोसेस को वेटिंग लिस्ट में ऐड करना है. सो डिसीजन विल मेक बाय द एल्गोरिदम्स. एल्गोरिदम के थ्रू ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि व्हेनेवर द रिसोर्सेस इज अवेलेबल, इज इट given to the coming process or to say the process go to the waiting stage में जाओ. ये उसको बताना है through the algorithm. The request is granted only if the allocation leaves the system in safe state. तो सेफ स्टेट में अगर आपकी सिस्टम है तो ही अलोकेशन करना है रिक्वेस्ट का. ठीक है, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. सेफ स्टेट यानी रिसोर्सेज की अवेबिलिटी कितनी है. अगर अवेबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो आपका सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है. अगर अवेबिलिटी नहीं है, प्रोसेस कहता है कि मुझे CPU चाहिए, 2 CPU चाहिए और आपके पास अ सिंगल CPU इज़ अवेलेबल, देन दैट टाइम योर सिस्टम इज़ इन द अनसेफ स्टेट. तो सबसे पहले हम अवेबिलिटी चेक करेंगे. अवेबिलिटी चेक करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है. एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर वो सेफ स्टेट में है और रिसोर्सेज इज़ अवेलेबल, सो दैट टाइम वी डिसाइड दैट द रिसोर्सेज इज़ अलोकेटेड टू दैट प्रोसेस. उस प्रोसेस को रिसोर्सेज अलोकेट करना ही है. तो ये किसकी फंक्शनलिटी है ये सब चेक करना. द फंक्शनलिटी, द जॉब इज़ डन बाय द एल्गोरिदम्स. जो हम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, इस एल्गोरिदम का ये जॉब है. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. फर्स्ट वन इज़ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड सेकंड वन इज़ द बैंकर्स एल्गोरिदम. तो पहला है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. दिस एल्गोरिदम इज़ यूज्ड इन द सिस्टम विथ ओनली 1 इंस्टेंस फॉर ईच रिसोर्स. इन एडिशन टू रिक्वेस्ट and assignment edges, the new edge is called as claim edge is introduced in this algorithm. अब इस एल्गोरिदम में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये टॉपिक हमारा इसके पहले हो चुका है. ठीक है, उसमें हमने 2 टाइप के एजेस देखे थे, रिक्वेस्ट एज एंड द सेकंड वन इज़ द असाइनमेंट एज. रिक्वेस्ट एज क्या होती है, अगर प्रोसेस को किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है आपका प्रोसेस, तो हम वहाँ पे प्रोसेस P1 से रिसोर्स R1 तक जो हम एक लाइन खींचते हैं और उसका एरो हेड कहाँ पे रहता है, रिसोर्स के तरफ रहता है, उसे हम रिक्वेस्ट एज बोलते हैं. और आफ्टर अलोकेटिंग द
रिसोर्सेज टू दैट प्रोसेस, अगर एक बार उसका अलोकेशन हो गया तो जो लाइन हम रिसोर्स से लेके प्रोसेस तक खींचते हैं और उसका एरो हेड कहाँ पे रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, उसे हम असाइनमेंट एज कहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस टू टाइप ऑफ एजेस, रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज, एक नई एज यहाँ पे इस एल्गोरिदम में आपको दिखाई देंगी एंड इट इज़ कॉल्ड एज क्लेम एज, उसे कहा जाता है क्लेम एज. ओके, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम में हम रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज के साथ साथ एक एज को हम देखेंगे एंड द नेम ऑफ दिस एज इज क्लेम एज. क्लेम करना है सबसे पहले, ठीक है. दिस एज इज रिप्रेजेंटेड बाय डैशेस लाइन, तो इस एज को हम डैशेस लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. बिफोर द प्रोसेस PI starts executing, it must claim all the resources a priori in the system. That is, all the claim ages of the process must appear in the resource allocation graph before it starts execution. जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जब भी कोई प्रोसेस अराइव करेंगी आपके सिस्टम में, उस प्रोसेस को क्लेम करना है कि हाउ मेनी रिसोर्सेस दे नीड, उसको कितने रिसोर्सेस की ज़रूरत है एट दैट टाइम और इन फ्यूचर. जैसे जैसे ही वो प्रोसेस आती है तो हो सकता है कि उसको उस टाइम पे सिर्फ CPU चाहिए, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन उसको प्रिंटर की भी ज़रूरत है. तो उस टाइम पे उसको CPU की ज़रूरत है, बट इन फ्यूचर उसको प्रिंटर भी लगने वाला है. तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उस प्रोसेस को, वो पूरे रिसोर्सेज के लिए वो क्लेम करेगा कि आई वॉन्ट CPU, I want printer, I want registers, I want memory, I want scanner, I want output device monitor. जितने भी resources की उसको ज़रूरत है उस सब के लिए वो claim age भेजेगा, तो वो claim करेगा, ठीक है, सभी resources के लिए. जब तक के वो पूरे resources के लिए claim नहीं करेगा तब तक के हम resource allocation graph डिज़ाइन नहीं करेंगे. Once the claim for all the resources, हम वहाँ पे resource allocation graph डिज़ाइन करेंगे और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम जो भी हम डैशेस लाइन में बताएंगे वो हमारी क्लेम एजेस रहेंगी जो प्रोसेस P1 से रिसोर्सेज तक जाएंगी. ओके, जैसे अ क्लेम एज PI टेंस टू RJ, ठीक है. अगर PI से RJ, PI नाम की एक प्रोसेस है और RJ नाम का एक रिसोर्स है, तो एक क्लेम एज अगर PI से RJ जा रही है वो क्या इंडिकेट कर रही है, जस्ट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस PI में रिक्वेस्ट RJ एट सम टाइम इन फ्यूचर. तो RJ नाम का रिसोर्स उसको उस टाइम पे है लगने वाला है या इन फ्यूचर लगने वाला है, वो क्लेम एज बता रही है, ठीक है. एट दैट टाइम भी लग सकता है या इन फ्यूचर भी लग सकता है. So whenever PI requests the resource RJ, then claim age PI tends to RJ is converted in a request age. Similarly, when the resource RJ is released by PI, assignment age is reconverted to the claim age. तो जैसे ही PI ने एक claim age सबसे पहले फॉर्म की PI to RJ, मीन्स दैट कि उसको RJ नाम का रिसोर्स इन फ्यूचर या फिर उस टाइम पे लगने वाला है. इफ़ सपोज द RJ resource is available in your system, then request is accepted. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएंगी, तो जस्ट जैसे ही वो अवेलेबल है तो आपकी क्लेम एज कन्वर्ट हो जाएंगी रिक्वेस्ट एज में. और जैसे ही उस रिसोर्स को अलोकेट किया जाएगा उस प्रोसेस के साथ, तो आपकी रिक्वेस्ट एज कन्वर्ट हो जाएंगी फिर से असाइनमेंट एज में. और जैसे ही उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आपकी असाइनमेंट एज क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नीचे आपको जो डायग्राम्स में 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं, ठीक है, फिगर 2.6, फिगर 2.7 एंड फिगर 2.8, ठीक है, 3 फिगर्स आपको दिख रहे हैं. पहले फिगर में आपको क्या दिख रहा है, देयर आर 2 प्रोसेसेस P1 एंड P2. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम प्रोसेसेस को ड्रॉ करते हैं सर्कल में, रिसोर्सेस को ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल में. तो P1 एंड P2 आर द 2 प्रोसेसेस ड्रॉ इन अ सर्कल. R1 एंड R2 आर द 2 रिसोर्सेज ड्रॉ इन अ रेक्टेंगल. और जो डैशेस लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट भेजी जाती है फ्रॉम प्रोसेस कि प्रोसेस P1 को दोनों रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो उसने क्लेम किया R1 के लिए और R2 के लिए. सिमिलरली P2 को भी ज़रूरत है रिसोर्स R1 एंड रिसोर्स R2 की, तो उसने क्लेम किया. डैशेस लाइन से हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको डैशेस लाइन दिख रही है. तो P1 रिक्वायर्स
और P1 claim for resource R1 as well as resource R2. Similarly P2 claim for resource R1 and resource R2. तो ये दोनों पाथ, दोनों जो क्लेम एजेस है वो डैशेस लाइन से आपको दिख रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट एज नहीं है, ये क्लेम एज है, तो इसका एरो हेड जो रहेगा वो रिसोर्स की तरफ रहेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज द P1 एंड P2 बोथ रिक्वायर्स R1 एंड R2 टू कंप्लीट इट्स टास्क एज पर द फिगर नंबर 1। ये जो इनिशियल स्टेट है इसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों प्रोसेसेस को, ये दोनों रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो पहली जो डायग्राम हमने फॉर्म की है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की, वो हमने क्लेम एज के साथ की है, ठीक है। फर्स्ट P1 मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर R1, इट इज़ ग्रांटेड। अगर P1 को, जैसे पहले P1 ने क्लेम किया है, उसके बाद P2 ने क्लेम किया है, तो P1 ने पहले क्लेम किया तो उसको R1 हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने R1 को अलोकेट कर दिया। तो पहले तो इसके पहले तो क्या होगा, ये जो क्लेम एज है, जैसे इसकी रिक्वेस्ट जो R1 उसको ज़रूरत है और R1 अगर अवेलेबल है तो ये क्लेम एज कन्वर्ट हो जाएंगी रिक्वेस्ट एज में, और जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है R1 टू बी अलोकेटेड बाय द P1, तो ये रिक्वेस्ट एज कन्वर्ट हो जाएंगी असाइनमेंट एज में। तो सेकंड फिगर में आपको R1 जो है वो एंगेज दिख रहा है प्रोसेस P1 के साथ, मीन्स दैट ये जो एरो हेड है ये P1 के तरफ है, तो ये हमारी बन जाती है असाइनमेंट एज, ओके। तो ये असाइनमेंट हो गया R1 का एज शोन इन द सेकंड फिगर। नाउ इफ द P2 मेक्स रिक्वेस्ट फॉर R1, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द रिक्वेस्ट एज। अभी इन बिटवीन P2 ने रिक्वेस्ट क्लेम किया था R1 के लिए, बट नाउ द R1 इज एंगेज विथ P1, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो आपकी क्लेम एज है इट विल बी कन्वर्टेड टू दी रिक्वेस्ट एज, वो रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसने सबसे पहले तो क्लेम किया, यानी बताया कि इन फ्यूचर मुझे R1 लगने वाला है, बट उसने रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। एट दैट टाइम ही सेंड द रिक्वेस्ट फॉर R1, बट स्टिल R1 इज एंगेज विथ P1, बट यहाँ पे आपकी क्लेम एज विल कन्वर्टेड टू दी रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएंगे एज शोन इन द थर्ड फिगर, ओके। नाउ इफ द P2 makes the request for R2, although R2 is available but it cannot be granted to P2 since this action will create a cycle in the graph. This approach is not applicable to resource allocation system with multiple instance of each resource type. अब अगर यहाँ पे साइकिल डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस कब हो सकते हैं कि P2 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट भेजी है बट R1 स्टिल एंगेज विथ P1, ओके। बट अगर अब ये P1 को R1 भी चाहिए था, तो यहाँ पे ये R2 भी चाहिए था, तो R2 भी P1 के लिए सपोज दैट एंगेज है, मीन्स P1 फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। P1 को उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, उसको R1 भी मिल गया और R2 भी मिल गया। इन सच केस अगर P2 रिक्वेस्ट करता है R2 के लिए, सो आपके ग्राफ में एक साइकिल फॉर्म हो जाएंगी, बिकॉज P1 R1 एंड R2 एंगेज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ P1 एंड एट द सेम टाइम P2 नाम की प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंड कर रही है R1 और R2 के लिए, तो यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो जाती है। और अगर साइकिल फॉर्म होंगी तो चांसेस फॉर डेडलॉक के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम, यहाँ पे पहली लाइन क्या है, दिस algorithm is used in the system with only one instance of each resource type. हर एक रिसोर्स टाइप का एक ही इंस्टेंस अगर अवेलेबल है तो ही ये एल्गोरिदम अप्लीकेबल हो सकता है। मीन्स CPU एक है, मेमोरी भी एक ही है, प्रिंटर भी एक है, मॉनिटर भी एक है, जितने भी रिसोर्सेस है सबके इंस्टेंसेस कितने हैं, एक ही है। तो अगर सबके इंस्टेंसेस एक ही है तो उसी केस में ये जो एल्गोरिदम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम, ये अप्लीकेबल हो सकता है। अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस अगर रहेंगे यहाँ पे तो ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो उस केस में हमें सेकंड एल्गोरिदम का यूज़ करना है, वो है बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये फर्स्ट एल्गोरिदम हमारा यहाँ पे हो गया। ये डायग्राम होप सो आपको समझ में आई होंगी और ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक थर्ड एज यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज क्लेम एज। द नेक्स्ट एल्गोरिदम इज बैंकर्स एल्गोरिदम। The name of this algorithm was chosen because
This algorithm can be used in banking system to ensure that bank never allocates its available cash such that it can no longer satisfy the need of all customers. जब तक के कस्टमर्स को कैश की ज़रूरत नहीं है तब तक के बैंक में जो कैश है वो अवेलेबल है, बट इट इज़ नॉट अलोकेटेड टू ऑल द कस्टमर्स. जब कस्टमर्स को उसकी नीड रहेंगी वो बैंक में जाएगा, वो सबसे पहले विड्रॉल के लिए स्लिप भरेगा और तब जाके वो कैश को विड्रॉल करेगा. सो दैट इज़ इस एग्जाम्पल को लेके, बैंक के एग्जाम्पल को लेके इस एल्गोरिदम का नाम रखा गया है बैंकर्स एल्गोरिदम. यानी जब प्रोसेसेस को ज़रूरत है रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज स्टिल अवेलेबल इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम में रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट जब प्रोसेस को उसकी ज़रूरत रहेगी सो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट उस रिसोर्सेज को अवेलेबल किया जाएगा. सो दैट द नेम ऑफ दिस एल्गोरिदम इज बैंकर्स एल्गोरिदम. Several data structures are maintained to implement the Banker's algorithm. This data structure encode the state of resource allocation system. Let small n be the number of processes in the system. ठीक है, सिस्टम के अंदर small n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. 5 प्रोसेसेस है, 2 प्रोसेसेस है, 1 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस है, कितने प्रोसेसेस है. तो स्मॉल n रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड स्मॉल m be the resource type, not resources, resource type. यानी CPU is one of the resource type, memory is one of the resource type, printer is one of the resource type, scanner is one of the resource type, monitor is one of the resource type. इस तरीके से हम रिसोर्स के टाइप बता रहे हैं स्मॉल m से. ठीक है, इंस्टेंसेस क्या बताते हैं, द नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप अवेलेबल. जैसे 2 प्रिंटर अटैच है तो उसका इंस्टेंस कितना बन गया है 2. जैसे 5 CPU अटैच्ड है एक सिस्टम के साथ तो उसका इंस्टेंस कितना बन गया CPU रिसोर्स टाइप का 5. तो इंस्टेंसेस बताते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप अवेलेबल, और रिसोर्स टाइप बताता है स्मॉल m. 1 नीड द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर. ये कुछ ये है वर्ड्स है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अवेलेबल, मैक्स, अलोकेशन एंड नीड. अब हर एक टर्म्स का क्या मीनिंग है मैं बताती हूँ आपको. अवेलेबल मीन्स व्हाट? अवेलेबल मीन्स अ वेक्टर ऑफ लेंथ m इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप. जैसे मैंने बताया कि CPU इज़ वन ऑफ द रिसोर्स टाइप और उसके हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर अवेलेबल. जैसे 2 CPU अटैच्ड है तो उसके इंस्टेंसेस कितने बन गए 2. तो अवेलेबिलिटी कितनी बन गई ऑफ रिसोर्स टाइप CPU की 2. तो रिसोर्स टाइप की अवेलेबिलिटी कितनी है, हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर अवेलेबल, उसे हम कहते हैं अवेलेबल. ओके, मैक्स क्या है? n मल्टीप्लाई बाय m मैट्रिक्स डिफाइन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ईच प्रोसेस. इफ द मैक्स ij इक्वल टू k देन द प्रोसेस pi मे रिक्वेस्ट एट मोस्ट k इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप r. जैसे रिसोर्सेस कितने आपके पास, CPU है, मेमोरी है और प्रिंटर है. देयर आर 3 रिसोर्स टाइप. ठीक है, CPU 2 है, प्रिंटर्स 5 लग अटैच्ड है और जो मेमोरीज है वो 1 है. ठीक है, उसका इंस्टेंस क्या है 1 है. अब मैक्स क्या डिफाइन करता है, इफ सपोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ n मल्टीप्लाई बाय m. तो रिसोर्स टाइप कितने हैं 3, CPU, प्रिंटर एंड मेमोरी 3. ठीक है, m इंडिकेट्स द रिसोर्स टाइप. ठीक है, 3 है और प्रोसेसेस कितने हैं 5. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 15. सो 15 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर ईच प्रोसेस, यानी हर प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रह सकती है 15. तो ये बताता है मैक्स. देन अलोकेशन. अलोकेशन मीन्स n मल्टीप्लाई बाय m मैट्रिक्स डिफाइन द नंबर ऑफ रिसोर्स of each type currently allocated to the each process. If allocation ij is equal to k, then the process pj is currently allocated the k instance of resource type rj. जैसे allocation बताता है कि सपोज दैट हमने ये अल्गोरिदम स्टार्ट किया बट उसके पहले हमारे प्रोसेसेस को कुछ रिसोर्सेज का अलोकेशन हो गया था. जैसे प्रोसेस P1 रिक्वायर्स 2 CPUs बट 2 में से एक ऑलरेडी अलोकेट हो चुका है और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने इस एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया. तो उस टाइम पे मुझे ये स्टेटस दिख रहा है कि प्रोसेस P1 ऑलरेडी फुलफिल
देयर अलोकेशन ऑफ वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप प्रिंटर। ठीक है, तो रिसोर्स टाइप प्रिंटर का एक फुलफिलमेंट अलोकेशन हो चुका है और एक उसका क्या है, बाकी है। तो जो अलोकेट हो चुका है उसे हम कहेंगे अलोकेशन, और जो बाकी है उसे हम कहेंगे नीड, कि हाउ मेनी रिसोर्सेस आर नीडेड बाय दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए थ्रू कितने की ज़रूरत है अभी उसका कंप्लीशन करने के लिए, जॉब कंप्लीशन करने के लिए कितने की ज़रूरत है। तो नीड मीन्स व्हाट, n multiplied by m matrix indicates the remaining need of each process. If need ij equal to k, then the process pi may need the k more instances of resource type rj to complete their task. उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको अभी रिमेनिंग कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे एक प्रोसेस P1 को 2 CPU की ज़रूरत है, एक उसको अलोकेट हो गया, ऑलरेडी अलोकेट हो गया, तो वो चला जाएगा अलोकेशन में, बट उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए तो 2 की ज़रूरत थी, मीन्स इट रिक्वायर्स अगेन वन रिसोर्स इंस्टेंस, उसको और एक रिसोर्स इंस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो नीड में चला जाएगा। तो जैसे ही नीड फुलफिल हो जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसको दोनों मिल गए, CPUs 2 CPUs चाहिए थे, दोनों मिल गए, तो उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो अवेलेबल मीन्स हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर अवेलेबल फॉर ईच रिसोर्स टाइप। मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की, हर एक प्रोसेस को कितनी मैक्सिमम रिसोर्सेज, हर एक प्रोसेसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए वो बताता है मैक्स वैल्यू। अलोकेशन मीन्स करंटली कितने अलोकेट हो चुके हैं, एंड नीड बताता है कि उसको उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने रिमेनिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ओके, तो ये की फीचर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पे हम बाय फार्मूला भी नीड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आपको अलोकेशन पता है ऑलरेडी और मैक्सिमम कितने अवेलेबल चाहिए ये भी अगर आपको पता है, तो आप नीड ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला है कि नीड ऑफ ij इक्वल टू मैक्स ऑफ ij माइनस अलोकेशन ऑफ ij, यानी मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस P1 को 2 CPU चाहिए थे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताती है उसकी 2, और उसको कितना अलोकेट हुआ है एट दैट टाइम, 1 CPU अलोकेट हो चुका है, तो 2 माइनस 1 रिमेनिंग कितने बचे 1, तो वो बन जाती है उसकी नीड। तो उसको अगर वो नीड फुलफिल हो जाती है उसकी, तो उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट? सो दिस डेटा स्ट्रक्चर वैरी ओवर द टाइम इन बोथ द साइज एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये वैरी होते रहता है कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अलोकेट कितनी हुई है, तो वो आपके सिस्टम के हिसाब से वैरी होती रहती है ओवर अ टाइम। दिस डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय यूजिंग द एल्गोरिदम, एंड सच काइंड ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज बैंकर एल्गोरिदम। तो बैंकर एल्गोरिदम अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिसोर्स रिक्वेस्ट ग्राफ इज यूज टू इम्प्लीमेंट द बैंकर एल्गोरिदम एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो यहाँ पे बैंकर एल्गोरिदम हम उस बैंकर एल्गोरिदम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला उसका एल्गोरिदम है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है, और दूसरा है उसमें 3 स्टेप्स है। पहले इसमें 3 स्टेप्स है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम, और दूसरे पार्ट में हम सेफ्टी एल्गोरिदम। तो सेफ्टी एल्गोरिदम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम ऐसे 2 पार्ट किए गए हैं बैंकर एल्गोरिदम के। तो ये दोनों पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हम दोनों चीज़ें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी मंडे को पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आपको आई थिंक सो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो जो भी अभी मेरा वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसको सुनते जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बैंकर एल्गोरिदम हम ये 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में उसको रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम कहा गया है, उसके 3 स्टेप्स हैं, और सेकंड में सेफ्टी एल्गोरिदम, उसके भी 4 स्टेप्स हैं। फिर विद एक एग्जाम्पल, तो हम ये एल्गोरिदम पढ़ने से पहले, क्योंकि अगर मैं ये एल्गोरिदम रीड करती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, एल्गोरिदम रीड करने से पहले हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे। सो बाय यूजिंग एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड कि आपको ये एल्गोरिदम क्या है ये समझ में आएगा, और फिर जाके आपको ये स्टेप्स समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये पार्ट हम कल के लेक्चर में लेने वाले हैं, यानी मंडे को लेने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।